हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर और बहुत ही सिंपल चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले मेरे 2 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। एक तो चैप्टर नंबर 6 सांतत्य एवं अवकलनीयता और चैप्टर नंबर 7 अवकलन डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये दोनों जो चैप्टर थे वो डिफरेंशियल कैलकुलस के थे, जो मैंने आपको यानी कि उसके डिफरेंशिएशन के 29 लेक्चर और सांतत्य एवं अवकलनीयता के 14 लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज से आपको एक सरल चैप्टर की ओर ले चलते हैं, बिल्कुल सरल है, जिसका कनेक्टिंग हमारे पिछले 11th क्लास से नहीं है। वैसे तो है, लेकिन इतना नहीं है कि आप उस पर डिपेंड रहें। लेकिन और चैप्टर्स जो थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में हो सकता है बच्चों की थोड़ा सा कम समझ में आ पाता है, तो कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसीलिए बहुत ही सिंपल आसान चैप्टर लिया है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, बहुत जगह CES लिखा है, कहीं X लिखा हुआ है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी RBSC बोर्ड के अंदर इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 3 मार्क का है। ठीक है भाई, 3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स को 1+2 में डिवाइड किया गया। मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए से और 2 नंबर का सेक्शन बी से प्रश्न आएगा। ठीक है, सेक्शन ए से 1 नंबर का और सेक्शन बी से 2 नंबर का। केवल छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप पहले समझते चलें इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहले हम बताएं मैट्रिक्स में किस प्रकार से सबसे पहले क्या वर्क किया गया, किसने किया, मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए क्या चीज़ थी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स एक प्रकार की व्यवस्था है। क्या है? अरेंजमेंट है। यानी कि किन्हीं वस्तुओं को, या हमारा घर हो या हमारी शॉप हो, तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं को अरेंज करते हैं। घर में भी हम अपने घर के अंदर वस्तुओं को रूम वाइज सेट करते हैं। यानी कि हम अपनी बुक्स को रूम के अंदर डेकोरेट करते हैं, मतलब रखते हैं। क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। क्या हमारा सामान सब बिखरा पड़ा रहेगा? नहीं। ऐसे ही दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, तो वो क्या करता है, अपने सामान को व्यवस्थित करता है, अर्थात अरेंजमेंट करता है। जगह जगह पर क्या करता है, अलमारियाँ बनाता है। अलमारियाँ कैसी होती हैं? इस तरह से और इस तरह से, या तो खड़ी होंगी और बैठी होंगी। मतलब कहने का मतलब इस तरीके से होती है, लेटी हुई और ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो जो इस तरह से व्यवस्था की जाती है, उसमें क्या होता है कि सामान को सही तरीके से अरेंज किया जा सकता है और एक ही बार में सामान मिल जाता है। अगर हम सामान ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और जब कोई चीज़ लेने आएगा तो उस समय हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैट्रिक्स हमारी एक प्रकार की व्यवस्था है, अरेंजमेंट होती है। इसको गणितज्ञों ने किस प्रकार से कहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक गणितज्ञ हुए जे सिल्वेस्टर। सबसे पहले इन्होंने ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। तत्पश्चात 1857 ईस्वी में ऑर्थर कैले, कहीं कहीं कैली भी लिखा होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, गणितज्ञ ऑर्थर कैली ने इस पर वर्क किया। इसके समीकरणों को हल करते समय ऑब्व्यू की खोज की। उसके बाद सन 1858 ईस्वी में इन्होंने ऑब्व्यू का एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1858 में आर्थर कैली ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको हम ऑब्व्यू सिद्धांत के नाम से पढ़ते हैं। और उन्होंने इसमें क्या कहा है, आइए हम देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। वो इस तरह से कहा है, जो हम पढ़ के बता रहे हैं आपको, कि समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को ऑब्व्यू कहते हैं, जिसमें इन्हें पंक्तियों या स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। बहुत नॉर्मल सी बात समझ लें कि हमें वस्तुओं या संख्याओं को एक आयताकार या वर्गाकार बॉक्स में व्यवस्थित करना होता है। इसी को हम ऑब्व्यू अर्थात हम
अरेंजमेंट को ही हम आव्यूह कहते हैं। वो हो सकता है आयताकार हो या वर्गाकार हो, यहाँ दोनों ही बातें कही गई हैं, आयताकार क्रम में हो सकता है या वर्गाकार क्रम में हो सकता है। ये और भी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन आ सकती हैं। इसके अंदर क्या बात कही गई है, ये राशियां या संख्याएं वास्तविक अथवा सम्मिश्र भी हो सकती हैं। इन्होंने एक लाइन लिखी है, वो रियल भी हो सकती हैं और सम्मिश्र भी हो सकती हैं। 11th क्लास में आपने इस शब्द को पढ़ा होगा, सम्मिश्र, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वास्तविक भी हो सकती हैं और सम्मिश्र भी हो सकती हैं। वो किस स्थिति में होंगी वो भी हमें पता लगेगा। इसके बाद आता है आव्यूह के संकेतन, नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या होता है नोटेशन? किस तरीके से आव्यूह को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो सामान्यतः आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों जैसे ABCD एंड XYZ, इन अक्षरों से हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और उसको दर्शाने के लिए किन किन ब्रैकेट्स का या किन किन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, हमने ये सिंबल्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और हम ज़्यादातर अपने RBSC या NCERT में जो प्रयोग करते हैं, जैसे हमने ये तो लिख दिया, उसका नाम है आव्यूह का A=, और ये देखिए बड़ा ब्रैकेट सा होता है, ये हमारा सिंबल है। इसके अंदर अभी क्या लिखा हुआ है इसको अभी आप भूल जाएं, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। ये एक सिंबल है, इस तरह से भी हम दर्शा सकते हैं। और एक सिंबल ये है, हम इसको डबल लाइंस इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ये हमने आपको सिंबल्स बताए हैं। और ज़्यादातर जो हम यूज करेंगे, ठीक है, वो यूज होगा ये वाला। ठीक है, ज़्यादातर हमारी RBSC और NCERT में इसी को यूज किया गया है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हम आपको बता सकते हैं, जैसे मान लो A बराबर 1 2 3, ठीक है, B बराबर 4 5 6, कैसे भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो बहुत सारे है ना। तो यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है, आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है, इसका कोई मान नहीं होता है। मतलब इसका कोई, हम ये कह सकते हैं, न्यूमरल वैल्यू नहीं होती है। जैसे आप चाहें कि सर इसकी कोई वैल्यू बता दो, नो, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, फाइंड नहीं की जा सकती है। क्योंकि आपको अंतर कब समझ में आएगा, इससे अगला वाला जब चैप्टर हम 4 पढ़ाएंगे जिसका नाम है सारणिक, डिटरमिनेंट, तब हम क्लियर करेंगे कि आव्यूह और सारणिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो क्यों इसका मान नहीं निकालते जबकि उसका मान निकाला जाता है, उसका मान संभव है, इसका मान संभव नहीं है। बस ये एक प्रकार की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मेमोरी में आप फीड कर लें। तो आपको 2 बातें समझ में आ गई, एक तो किसने खोज की, किसने क्या किया, किसने आव्यूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्या परिभाषित किया गया है, किसमें क्या क्या चीज़ें आई। एक नई चीज़ आई होगी पंक्तियाँ, एक आई है स्तंभ, ठीक है। दूसरा, सामान्यतः हम आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के इस तरह से दर्शाते हैं, इनके नोटेशन क्या हैं। अब बात आती है मेन बात कि आव्यूह आखिर हम ऐसे ही लिखते रहेंगे क्या? किसी भी क्रम में कहीं भी हम रख देंगे, कैसा भी कुछ भी लिख देंगे, चाहे जो लिख दो सब हो जाएगा? हाँ, यस। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है? यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां एवं n स्तंभ हो, m पंक्तियां और n स्तंभ हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को m गुणा n, क्या कहते हैं? m गुणा n अब क्रम का आव्यूह कहते हैं या m गुणा n आव्यूह कहते हैं। दोनों बातें एक ही है, ठीक है। m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं या m गुणा n आव्यूह कहते हैं। अर्थात इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, सिंटैक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एक ही बात है, संरचना। तो यहाँ पर हमने जो लिया A=A11, A12, A13, ठीक है, डॉट डॉट, यहाँ I और J का भी जिक्र किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, A1n, ठीक है ना। इसका अर्थ अभी बताएंगे, A21, A22, A23, A2n, डॉट 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 डॉट, AM1, AM2, AM3 और AMn। मैंने क्या लिखा? m गुणा n, अर्थात ये इसका विस्तार रूप होता है, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं व्यापक रूप। क्या नाम दे सकते हैं? व्यापक रूप, अंग्रेजी में जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स,
जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आप व्यू का व्यापक रूप के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये क्या है, आखिर ये क्या है, 1 1 का अर्थ क्या है सर, 2 1 का अर्थ क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ये इस तरीके से जो क्षैतिज रेखाएं क्या हैं, क्षैतिज रेखाएं, यहाँ आप सारी बात इंगित कर दे रहा हूँ, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हम रोज कहते हैं, क्या कहते हैं, रोज, ठीक है, रोज, ठीक है, पंक्तियां, ठीक है, रोज यहाँ पे हो जाएंगे। जो क्षैतिज रेखा है अर्थात लेटी हुई इस तरीके से, और जो ऊर्ध्वाधर, कैसी रेखा है, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइंस, कैसी लाइन है, वर्टिकल, खड़ी लाइनें हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स, क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है। तो आप इस बात का अभी से और अब से ध्यान रखना स्टार्ट कर दें, आप व्यू की मेन बात स्टार्ट हो गई है कि ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम पंक्तियां, रोज कहते हैं, और जो खड़ी रेखाएं अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, ठीक है। इनको हम किससे दर्शाते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें अभी हम बताएंगे। अब बात आती है कि इन्होंने कहा आप व्यू को हम एक इतने बड़े रूप में सर दर्शाते रहेंगे क्या, नहीं, इसका एक संक्षिप्त रूप भी है। आप व्यू को संक्षिप्त रूप में A = मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, ये देखिए आपने, A = वही आप व्यू वाला ब्रैकेट संकेतन, Aij, क्या लिखा हुआ है, Aij, जहां A किसी आप व्यू का नाम होता है, ये जो ब्रैकेट्स है ये आप व्यू का संकेतन है, नोटेशन है, और ये जो लिखा हुआ है ये आप व्यू का अवयव, एलिमेंट्स है, तत्व है, प्रविष्टि है, और M × N ये आप व्यू का क्रम है। हम आपको ये भी बता दें, एक बात और नोट डाउन यहां करना, क्या खास बात, Aij को आव्यूह का व्यापक तत्व क्या कहते हैं, व्यापक तत्व कहते हैं, व्यापक तत्व, ठीक है, जनरल टर्म, जनरल टर्म, हम इसी के अकॉर्डिंग सारे तत्वों को पढ़ते हैं, अर्थात इस आव्यूह के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उनका भी नाम होता है, उनका नाम होता है अवयव या तत्व या प्रविष्टियां, या अंग्रेजी में हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये जो लिखे हुए हैं जैसे A11, अब मैंने इसका अर्थ बताया, इसका अर्थ क्या है, Aij का जो अर्थ होता है वो होता है आईवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ, आईवी पंक्ति एवं जेवा स्तंभ। आईवी पंक्ति का मतलब क्या हुआ, आईवी पंक्ति ये पंक्ति, और जेवा स्तंभ, जिस जगह पर ये तत्व आता है उसको हम पढ़ते हैं आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ वाले अवयव को क्या कहते हैं, Aij दर्शाया जाता है। इस बात को आप डिनोट करेंगे। दूसरी बात, सर हम इनको कैसे पढ़ेंगे, देखो जैसे ही मैंने इसको लिखा A11, तो मैंने अभी अभी क्या बताया, आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ, तो आई की जगह क्या आ गया, 1, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अर्थात ये जो अवयव है उसको कैसे पढ़ेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए आई का मान 1, जे का मान 2, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति nवां स्तंभ। दैट क्लियर। ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। दैट क्लियर। डॉट डॉट ये बहुत सारी चीजें। एमवी पंक्ति पहला स्तंभ, एमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, एमवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, एमवी पंक्ति nवां स्तंभ। तो इस तरीके से हम किसी भी अवयव को पढ़ सकते हैं बिहाफ ऑफ
दिस। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अगर हमने यहाँ A33 लिखा तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, तीसरी पंक्ति। I का मतलब 3 और J का मतलब 3, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, अर्थात ये जो अवयव होगा वो A33 अर्थात तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में ही लिखा जाना चाहिए। अर्थात इस अवयव का नाम A33 इसलिए पड़ा क्योंकि तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आता है। इसको हम A33 द्वारा दर्शाते हैं। बोलो बच्चों, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब आप आगे देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा व्यापक तत्व है, मैं एक बार और क्लियर कर दूं, व्यापक तत्व स्मॉल aij, इसका अर्थ होता है कि IV पंक्ति तथा JV स्तंभ में आने वाले अवयव को दर्शाता है। अर्थात मैंने आपको उदाहरण दिया था क्या, कि जैसे A12 का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा। अर्थात A11 यहाँ आता तो A12 यहाँ पर आ रहा, तो वही चीज़ हम दर्शा रहे हैं बार बार। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि पढ़ते कैसे हैं। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसका अर्थ IV पंक्ति और जेवा स्तंभ, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ। I की जगह जो वैल्यू रख दी जाएगी उसको वही पढ़ेंगे। जैसे 1 रख दिया तो पहली पंक्ति हो गई, फिर J का मान भी 1 रख दिया तो पहला स्तंभ हो गया, है ना। दूसरा यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, उसी क्रम में ये व्यवस्थित होता है। तो ये तो बात रही किसकी, व्यापक तत्व की, जनरल टर्म की। अब हम बात करेंगे कुछ इससे संबंधित कुछ नोटिफिकेशन है, मेन नोट है क्या। इसके अंदर हमने A11, A12, A13 डॉट डॉट बहुत सारे AMN आदि लिख दिए। तो A11, A12, A13 एंड डॉट डॉट AMN क्या कहलाते हैं, आव्यूह के तत्व कहलाते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। आव्यूह में लिखी गई, दूसरी तरह से मैंने प्रस्तुत किया, आव्यूह में लिखी गई संख्याएं, ठीक है, या राशियां आव्यूह के तत्व, अवयव, प्रविष्टियां या अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आव्यूह किसी भी क्रम या कोटि का हो सकता, मतलब किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे वो 1 गुणा 3 हो, चाहे 3 गुणा 1 हो, चाहे 2 गुणा 2 हो, चाहे 1 गुणा 2 हो, चाहे 2 गुणा 6 हो, चाहे 6 गुणा 2 हो, है ना, चाहे 2 गुणा 2 हो, चाहे 3 गुणा 3 हो, है ना, या 3 गुणा 1 या 1 गुणा 3। कहने का मतलब है वो m गुणा n, अर्थात m पंक्तियां और n स्तंभ हो सकते हैं। इसीलिए उसमें कहा गया है कि आयताकार, रेक्टेंगुलर और कैसा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आयताकार में या वर्गाकार में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखा, किसी m गुणा n क्रम के आव्यूह में, कोई भी m गुणा n क्रम का आव्यूह है तो उसमें टोटल अवयवों की जो संख्या होती है वो क्या होगी, इन क्रम का मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू n, अर्थात mn अवयव ही होंगे, जहां m जो है वो पंक्तियां हैं और n जो है वो स्तंभ होंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, a = 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिया तो तब ये क्या हुआ, 2 पंक्तियां। देखिए आप ध्यान से, इसमें हम एक चीज़ और बता देंगे। तो ये आपका दिख रहा होगा, ये 2 पंक्तियां, यानी कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज ये लिखा मैंने अभी, जैसे कि वहाँ दर्शाया, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पंक्तियां। क्या कहते हैं, पंक्तियां, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, कैसी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ। ये क्षैतिज रेखाएं, तो ये बन गया।
तो इसमें आप देखें, इसको हम R1, इसको R2 और इसको R3 नाम दे रहे हैं। यानी कि पहली पंक्ति हिंदी में, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति R1, R2 और R3, इनके नाम हम इसी तरीके से, ये C1, ये C2 और ये C3, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, ऐसे इसमें पढ़ेंगे। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो कितने हो गए? 2 पंक्तियां हो गई। m की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और 2 पंक्तियां हो गई और 2 ही स्तंभ है, तो m गुणा n, तो हमने यही तो लिखा m गुणा n, तो m कितनी हो गई? 2, और n कितनी हो गई? 2, तो 2 गुणा 2, अर्थात आव्यूह A में कितने अवयव होंगे? 2 गुणा 2 कितने होते हैं? 4, अर्थात 4 अवयव होंगे। अब मैंने बात की कि B बराबर 1, 2, 3, 8, 7, 6, तो इसका क्रम क्या होगा? ये कितनी R1 हो गई, ये क्या हो गई? R2, तो 2 पंक्तियां पढ़ा, हमेशा पहले पंक्तियां पढ़ी जाएंगी गुणा स्तंभों की संख्या। आव्यूह का क्रम लिखते समय ये भी नोट डाउन करवा दूंगा, आव्यूह का क्रम सदैव, ठीक है, m गुणा n, अर्थात पंक्तियां पहले, स्तंभ बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये शॉर्टकट मैंने लिख दिया, आव्यूह का क्रम सदैव m गुणा n, अर्थात पंक्तियों की संख्या पहले गुणा तत्पश्चात स्तंभों को लिखा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ स्पष्ट किया, तो एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, 2 m हो गई और 1, 2, 3 स्तंभ हो गए। ठीक है, तो 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह हो गया। जितनी पंक्तियों आप यहाँ पढ़िएगा, तो यहाँ 2 गुणा 3 है, तो अभी अब कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल दूसरा, a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1, 2, 3, कितनी पंक्तियाँ हो गई? 3, तो 3 हो गई। 1, 2, 3, कितने स्तंभ हो गए? 3, तो 3 गुणा 3 कितने अवयव होंगे? 9 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे? 9। तो इस पूरे आव्यूह के अंदर कितने अवयव हो गए? 9, अर्थात m गुणा n क्रम के आव्यूह में mn अवयव होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैंने एक बात लिखी खास, क्या? और यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? और यदि किसी आव्यूह में 6 अवयव हैं, वो कहते 6 अवयव हैं, तो उसका क्रम क्या होगा? हम लिख रहे हैं उसका क्रम निम्न प्रकार होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? 6 के एक तरीके से फैक्टर कर लेंगे, किस किस टेबल से डिवाइड होता है वो देख लेंगे। तो 6 गुणा 1 हो सकता है, या 1 गुणा 6 हो सकता है, और 2 3 6 हो सकता है, और 3 दूना 6, यानी कि 2 3 जा 6 होता है, और 3 2 जा 6 होता है। तो जितने भी उसके गुणनखंड आते हैं वो सभी क्या होंगे? मैट्रिक्स का क्रम हो सकता है। तो 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1 और 1 गुणा 6। अब देखो, इनके अतिरिक्त किसी भी क्रम का आव्यूह जिसमें 6 अवयव हों और कोई निकल सकता है, क्योंकि 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये आव्यूह का क्रम, आव्यूह में कितने अवयव हैं, यदि इतने अवयव हों तो आव्यूह का क्रम क्या होगा। तो मैंने वो सारी बातें बता दी। मेन चीज़ है कि आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने स्तंभ हैं, पहले पंक्तियों को लिखा जाएगा, फिर स्तंभों को गुणा के रूप में, यही आव्यूह का क्रम होता है। अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, है ना। तो अब आप समझ रहे होंगे किस तरीके से मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में ये कंप्लीट करा दिया है। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। क्या होती है? एक पंक्ति होती है। पंक्ति आव्यूह, पंक्त आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 1 गुणा n, क्योंकि मैंने क्या बोला? पंक्ति एक होगी, तो अर्थात इसका अर्थ हुआ
क्या m बराबर 1, यही तो अर्थ हुआ। यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी होगी, एक, स्तंभों की संख्या चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, a इक्वल टू 1 2 3, एक पंक्ति हो गई, 1 गुणा हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3, 1 2 3, ठीक है। v इक्वल टू हमने लिख दिया 1 2 3 5, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 इंटू 4, 1 2 3 4, यानी कि एक पंक्ति 1 2 3 4, कितने स्तंभ हो गए। तो आप देख रहे होंगे ये आपका एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। क्या होता है, एक स्तंभ हो या होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं। इसका क्रम, आप देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी हो लेकिन स्तंभ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1, अर्थात स्तंभ एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए x इक्वल टू, कैपिटल X इक्वल टू, मैंने बताया था आव्यूह को दर्शाने का तरीका है, और ये हो जाएगा 1 2 3। तो आप देखें 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभ कितने हैं, 1। y इज इक्वल टू, ये देखिए 1 0 5 7, ये क्या बन गया 4, 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ और एक स्तंभ, अर्थात 1 2 3, 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ, 4 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ एक स्तंभ। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स एंड स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। आज मैंने आपको 2 टाइप इसके बता दिए हैं, कल मैं आपको इससे आगे का पोर्शन बताऊंगा। अभी टाइप बहुत हैं, थ्योरी इसमें कम से कम 2 दिन चलेगी, और थ्योरी के साथ साथ मैं ये एग्जाम्पल्स देता चल रहा हूँ, तो यही आपके सवाल होंगे निश्चित तौर पर। आप ये मान लें जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वही आपके न्यूमेरिकल्स में प्रयोग होगा। जो भी चीज़ यहाँ पर थ्योरेटिकल बताई जा रही है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल ही न्यूमेरिकल में बदल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।